हेलो डियर। तो वेक्टर्स का ये लेक्चर नंबर 16 है और आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेस। यानी वेक्टर को अब हम लोग 3 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पे ब्रेक करेंगे। यानी कि इससे हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये जो वेक्टर जो है मेरा 3 वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अब वो 3 कौन सा वेक्टर्स का, तो ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस पे यानी कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट वेक्टर्स के सम के ये बराबर है। तो इसको समझने के लिए पहले ये देखो कि पहले हम लोग x y z एक्सिस 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, ठीक है ना। तो इस पेन से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, एक हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये x एक्सिस मान लो इसे, ठीक है ना। जिसका कैप क्या है, ब्लू कलर का है, जिसका कैप ब्लैक कलर का है इसे y एक्सिस मानो, और जिसका कैप मेरा रेड कलर का है ये क्या हो गया, ये z एक्सिस है। तो ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस है। अब वेक्टर्स को हम लोग अब इसी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस पे हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यानी कि मान लो वो वेक्टर मेरा कौन है, ये जो पेन मेरा है यही क्या है, वेक्टर a है। इसका टेल ये हो गया और हेड जो आगे का ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। पेन का जो आगे का पॉइंट है ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो देखो ऑरिजिन पे वेक्टर का टेल को हम लोग यहाँ पे ये कंसाइड किया। वेक्टर का टेल कहाँ पे है, ये ऑरिजिन पे है ना। तो ये वेक्टर का टेल ऑरिजिन पे इस तरह से हम लोग इसको कंसाइड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वेक्टर ना XY प्लेन में है, ये x एक्सिस y एक्सिस मिलके जो ग्राउंड वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस को मिलाने से तो ये XY प्लेन हो गया। ये वेक्टर XY प्लेन में नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा उठा हुआ है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, x एक्सिस और z एक्सिस ये ब्लू और रेड कलर मिलकर ये बाइजेट प्लेन बना रहा है, तो बाइजेट प्लेन से भी बाहर है। और ये बाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके ये तुम्हारा कौन सा बाइजेट प्लेन बना रहा है ना। इधर ये जेड एक्स प्लेन बनाया था, तो जेड एक्स प्लेन से भी बाहर था और बाइजेट प्लेन से भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये वेक्टर ना XY प्लेन में है, ना बाइजेट प्लेन में है और ना ही जेड एक्स प्लेन में है। और तीनों एक्सिस से क्या देख रहे हैं, कुछ एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से जो एंगल है वेक्टर का और इसके बीच का, इस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ये वेक्टर ए जो हुआ एंड एक्स एक्सिस, ये वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ये क्या है, अल्फा है। उसी तरह से ये वेक्टर ए और बाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। तो बीटा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर ए और ये है जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ लिए हैं। तो वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच में ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। गामा क्या है, गामा इक्वल्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। और ये जो अल्फा बीटा गामा जो होता है, ये तीनों ही एंगल को हम लोग 0 से 180 डिग्री के बीच में मेजर करते हैं, ठीक है ना। हियर अल्फा बीटा गामा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना, आर मेजर्ड बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। यानी कि अल्फा 0 से 180 के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 और इंक्लूडिंग 180। 0 180 को भी इंक्लूड करना है। बीटा भी 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, और गामा भी 0 से 180। तो क्यों बोले 0 से 180, ये एक्स एक्सिस से तुम्हारा इधर साइड है तब ना। वेक्टर को अगर इस साइड ले जाए तो देखो तो एंगल क्या हो रहा है, अभी तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों एक्यूट बन रहा है। लेकिन अगर इसको अगर पेन को इस साइड रख दे, देखो अब इस साइड अगर पेन को अगर इस तरह से रख दे
तो गामा भी जेड एक्सिस से एक्यूट एंगल है, बाई एक्सिस से भी एक्यूट एंगल है, लेकिन एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल देख सकते हो 90 से ज़्यादा हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, है ना। उसी तरह से इसको अगर वेक्टर को ऐसे अगर पेन को रख देंगे तो देख सकते हो ये तुम्हारा क्या है, एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, एक्स एक्सिस से भी एक्यूट है, बाई से भी एक्यूट है, लेकिन जेड से, अब सॉरी एक्स एक्सिस से एक्यूट है, जेड से भी एक्यूट है गामा, लेकिन बीटा जो हो गया वो ऑब्ट्यूस हो गया। उसी तरह से पेन को अगर नीचे की तरफ ऐसे इंक्लाइंड कर दें तो इस कंडीशन में तुम देख सकते हो कि ये बाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, देखो ऐसे कर दे तो एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से ये एंगल क्या है, ये एंगल जो है एक्स और बाई से तुम्हारा एक्यूट है ना, 0 से 90 के बीच में है। लेकिन जेड एक्सिस से इसका देखो तो एंगल क्या है, जेड एक्सिस ये 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस है ना। तो अल्फा बीटा गामा 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है ना। तो देखो तो ये जो वेक्टर तुम्हारा था वेक्टर ए, चलो जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसा रख दे रहे हैं, ये वेक्टर ए है, तीनों एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल ये कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। देखो एक चीज़, अगर ये बिल्कुल कौन सा प्लेन में होता, एक्स वाई प्लेन में होता, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, तो उसमें केवल वेक्टर कौन सा था, वो एक्स वाई प्लेन में था, तो दो ही कंपोनेंट हम लोग का आता था। कौन कंपोनेंट आता था, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। जेड के लॉन्ग क्यों नहीं कंपोनेंट होता था, क्योंकि जेड एक्सिस से एंगल 90 बना रहा है, तो इस लाइन पे कॉस का हमेशा जिस लाइन से वेक्टर जितना एंगल बनाता है उसका कॉस कंपोनेंट जाता है। यही ना इसके पहले बोल रहे थे, एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है तो एक्स एक्सिस पे कॉस 30 लिखते थे, बाई एक्सिस से तो 60 बन रहा है तो बाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस 60 का कंपोनेंट जाएगा। जैसे ए है तो इधर एक्स एक्सिस पे ए कॉस 30 आएगा, बाई एक्सिस पे ए कॉस 60 आएगा, है ना। और उसी को ना ए कॉस 60 को साइन 30 बोल देते थे, क्योंकि कॉस 60 कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि साइन 30 भी बोल सकते हैं। सिंपल सा रूल बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर किसी लाइन से एंगल थीटा बना रहा है तो उस लाइन पे उसका कॉस कंपोनेंट जाएगा, उसका कंपोनेंट जो होगा वो कॉस एंगल से मिलेगा। तो लेंथ ए है तो ए कॉस थीटा, बस। तो यहीं स्पेस में आ जाओ। अब ये स्पेस में क्या बोल रहे हैं, तीनों एक्सिस से एंगल हम लोग बता रहे हैं, तीनों एक्सिस से। अब देखो प्लेन में होता क्या था कि एक्स एक्सिस से केवल एंगल बता देते थे तो काम चल जाता था, या बाई एक्सिस से भी केवल एंगल बता दिए तो काम चल गया, क्योंकि वेक्टर प्लेन में है। तो प्लेन में केवल तुम्हारे क्या बोलते थे, एंगल बताने देने से मेरा काम चल जाता था, वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता था, दोनों में से किसी भी एक एक्सिस से एंगल बता दिया कि क्लॉकवाइज सेंस में कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन जब ये वेक्टर स्पेस में आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो जब ये प्लेन में था तो अल्फा प्लस बीटा तो 90 ना हो जाता, लेकिन जब स्पेस में होगा तो ये तो अब अल्फा से ज़्यादा बड़ा हो गया। प्लेन में जब ये था यहाँ पे था, देखो जब ये यहाँ पे था ऐसे, तो ये अल्फा और ये बीटा, इसका समेशन 90 अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में। लेकिन अब इसको ऐसे तिरछा कर दे, उठा दे, तो अब ये बताओ ये एंगल अल्फा से बढ़ गया थोड़ा और ये भी एंगल बीटा से थोड़ा बढ़ गया। तब जब पहले अल्फा प्लस बीटा 90 था तो अब तो अल्फा पहले से बड़ा हो गया, बीटा भी बड़ा हो गया, अब अल्फा प्लस बीटा 90 से ज़्यादा ना हो जाएगा। तो स्पेस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस गामा या बीटा प्लस गामा, ऐसा कोई सर्टन रिलेशन नहीं मिलता कि एंगल का एडिशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करेंगे तो इतना एंगल आएगा, नहीं। वो प्लेन में होता था, प्लेन में अल्फा प्लस बीटा को जब सम करते थे तो 90 डिग्री मिलता था। लेकिन स्पेस में अल्फा एंगल में अल्फा प्लस बीटा के समेशन से कोई रिलेशन नहीं मिलता है ना, जब वेक्टर स्पेस में आ जाता है। बस अब ये देखो, इससे एंगल अल्फा है, इससे एंगल बीटा है, इससे एंगल जेड एक्सिस से गामा है। तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है तो एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट वेक्टर का लेंथ अगर ए है तो इधर कंपोनेंट जो मिलेगा ए कॉस अल्फा। बाई एक्सिस से एंगल बीटा है तो इधर जो कंपोनेंट मिलेगा ए कॉस बीटा। और जेड एक्सिस से ये एंगल अगर गामा है तो जेड एक्सिस पे इस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट आएगा वो ए कॉस गामा आएगा। ठीक है, तो वेक्टर तो तीनों कंपोनेंट के समेशन के बराबर होता है, उसे 3 पार्ट में अगर ब्रेक किए हैं तो, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिखेंगे,
द वेक्टर ए इन स्पेस in a space is written as कैसे, तो तीनों कंपोनेंट के सम के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल्स जो होता है, एक्स कंपोनेंट कितना आया, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा था तो ए कॉस अल्फा, और ये इसका डायरेक्शन कौन एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन देगा आई कैप, है ना। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप होता है। तो बाई एक्सिस से एंगल बीटा है तो ए कॉस बीटा, और ये क्या, बाई एक्सिस का डायरेक्शन कौन देगा, जे कैप, क्योंकि हर कंपोनेंट भी अपने आप में एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे ए कॉस अल्फा है, डायरेक्शन कौन देगा, आई कैप। बाई एक्सिस पे ए कॉस बीटा है तो उसका डायरेक्शन कौन देगा बाई का, जे कैप। उसी तरह से ए कॉस गामा, और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये किससे, के कैप से दिखाते हैं, है ना। ये के कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो कंपोनेंट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा कि ये तुम्हारा कौन सा ऑक्टेंट में है ना। इसका इस तरह से प्लेन क्या करता था, प्लेन में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी प्लेन में है तो वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था। तो उसी तरह से एक्स वाई जेड अगर स्पेस में 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है तो इसे 8 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करता है। ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड मिलके एक वॉल्यूम इधर बना रहा है, ठीक है ना। तो इसे ऑक्टेंट बोलते हैं यहाँ पे, है ना, ऑक्टेंट। उसी तरह से देखो ये पीछे एक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई, इधर पॉजिटिव जेड, इधर पीछे की तरफ कौन, पॉजिटिव एक्स आगे है तो पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स, ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन। तो एक वॉल्यूम इधर बनेगा, फिर उस तरह से एक वॉल्यूम यहाँ, एक वॉल्यूम यहाँ। तो कहने का मतलब ऊपर क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर 4 वॉल्यूम बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे भी 4 वॉल्यूम बनेगा। तो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है। और तो एक ऑक्टेंट में तो ये तो डिपेंड करेगा, अगर नीचे की तरफ ये चला गया तो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट तो इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन जेड कंपोनेंट क्या चला जाएगा, नेगेटिव जेड की तरफ ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये अल्फा बीटा गामा ही बताएगा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों अगर एक्यूट है तो तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा बीटा गामा 90 से बड़ा हुआ, तीनों में से जो 90 से बड़ा हो जाएगा एंगल, तो कॉस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 0 से 90 डिग्री से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। तो अगर अल्फा 0 से 90 के बीच में हुआ तो वो वाला कंपोनेंट उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर बीटा अगर तुम्हारा 0 से 90 के बीच में चला जाएगा तो इसका जेड कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर गामा 90 से 180 के बीच में चला जाएगा तो इसका जेड कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से बीटा 90 से 180 के बीच में जाएगा तो इसका बाई कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो वो अल्फा बीटा गामा खुद बता देगा कि वो उसका कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वो डिपेंड करेगा अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या है, वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, ठीक है ना। अगर एंगल एक्यूट होगा तो वो कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो वो कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यानी वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये ए कॉस अल्फा क्या हो गया, इसको सफिक्स में एक्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आई कैप। उसी तरह से ए कॉस बीटा को कहते हैं बाई, इसे ए बाई क्या है, ए कॉस बीटा, ये हो गया बाई कंपोनेंट। उसी तरह से वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट ए जेड से दिखाते हैं, है ना। और ए जेड कितना हो गया, ए कॉस गामा हो गया। तो यहां तुम क्या कर सकते हो, हियर एक्स कंपोनेंट जो हो गया ए कॉस अल्फा, बाई कंपोनेंट जो हो गया ए कॉस बीटा, और जेड कंपोनेंट जो हो गया ए कॉस गामा।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो प्लेन में भी हम लोग क्या देखे थे कि दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट वो क्या मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड स्पेस में हो जाएगा, यानी कि ए ये होता है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये हुआ रिलेशन वन। और डायरेक्शन देना होगा, तो वहां तो पहले भी बोले थे, क्या बोले थे कि डायरेक्शन या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से किसी एक से बता दो तो प्लेन में वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन स्पेस में किसी एक एक्सिस से एंगल देने पे डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस से एंगल बताना होता है, इससे भी, एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी। जब तीनों से डायरेक्शन बता दोगे तब वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो हम लोग इस रिलेशन से निकालेंगे, ठीक है ना। देखो, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, इससे अल्फा निकल जाएगा। ये एक्स एक्सिस से एंगल बता देगा कि वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से कॉस बीटा, कॉस बीटा बाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये बाई एक्सिस से बता देगा कि कितने एंगल पे वेक्टर है, ठीक है ना। और कॉस गामा, ये जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कॉस अल्फा को, इसी को और साथ में हम लोग बोलते हैं एल भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस गामा को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एल एम एन ये तीनों बता दिए, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया। ये तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जब डायरेक्शन कोसाइन यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका कॉस अल्फा का वैल्यू बता दो, बाई एक्सिस से एंगल बीटा है तो कॉस बीटा का वैल्यू बता दो, और जेड एक्सिस से एंगल गामा है तो कॉस गामा का, ये तीनों अगर बता दिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कितना है, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाता है, उस लाइन का डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है कि स्पेस में किस डायरेक्शन में वेक्टर इधर है कि वेक्टर इधर है कि वेक्टर इधर है कि वेक्टर इधर है। तीनों एक्सिस से यानी कि एंगल उसका पता चल गया। और जब तीनों एक्सिस से किसी लाइन का एंगल तुम्हें एग्जैक्टली पता, तो हमेशा एक पर्टिकुलर लाइन को ही बताएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन। तो स्पेस में हम लोग, जबकि वहां पे केवल tan अल्फा बता देते थे तो काम चल जाता था, है ना। तो वहां पे tan अल्फा बताने से वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन में निकल जाता था, लेकिन स्पेस में तीनों से एंगल बताना होगा, तीनों एक्सिस से। केवल वहां पे केवल एक्स से एंगल बता दो या वाई से एंगल बता दो तो उससे काम चल जाता था कि वेक्टर प्लेन में किस डायरेक्शन में है और कितना एंगल पे है। तो यहाँ पे तीनों से जब तक नहीं बताओगे तब तक वो लाइन स्पेसिफाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए तीनों, केवल तुम्हें जब भी पूछेगा कि डायरेक्शन बताओ स्पेस में वेक्टर का, तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों का वैल्यू निकाल के दे देना, ये कहना कि यही इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन तुम्हारा मिल गया। ये रिलेशन नंबर 2 क्या होगा, तीनों को कंबाइंडली बता देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज और रिलेशन यहाँ पे देखो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से इसमें वैल्यू लाके पुट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 से तुम क्या कह सकते हो, इक्वेशन 1 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
प्लस ए जेड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इज इक्वल टू कितना क्या है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करो। ए एक्स कितना है, ए एक्स है ए कॉस अल्फा स्क्वायर, ए वाई कितना है, ए कॉस अल्फा स्क्वायर है, ए वाई कितना है, ए कॉस बीटा स्क्वायर है, और ए जेड कितना है, ए कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों तरफ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो प्लेन में तो अल्फा प्लस बीटा 90 होता था, ये जानते थे, लेकिन स्पेस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता, एंगल का समेशन कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं मिलता। हाँ, एंगल का समेशन पर्टिकुलर रिलेशन नहीं मिलता, लेकिन कोसाइन का स्क्वायर का समेशन 1 होता है। स्पेस में ये रिलेशन होल्ड करता है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। स्पेस में जब भी एंगल के बीच में बोलेगा कि रिलेशन क्या है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो कोसाइन के टर्म्स में होता है। क्या लिखोगे, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना के हो जाता है, 1 के हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नोट करो। If vector A equals 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, find first magnitude of vector A and सेकंड जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। देखो तीनों कंपोनेंट पता है, यह x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट 4 और z कंपोनेंट कितना है -5। तो
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही ना, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट ए एक्स कितना है 2 का स्क्वायर, ए वाई कितना है 4 का स्क्वायर और ए जेड कितना है -5 का स्क्वायर। तो कॉम्पोनेंट नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। कितना आ गया इसका वैल्यू, तो रूट अंडर 4 + 16 + 25, तो 20 और प्लस 25 45, रूट अंडर 45 है ना। तो ये कितना हो गया 3√5, इतना यूनिट्स। अब क्या बताना, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा है ना, यानी कि L पहले दे दे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा है x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई a, तो x कंपोनेंट मेरा कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3√5 m, ये पहला पार्ट हो गया था, ठीक है। कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना होता है a/a, तो ये कितना है 4 है बाई कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड वेक्टर का √5 है। एंड n यानी कि कॉस गामा AZ/a, जेड कंपोनेंट कितना है -5 है, तो -5/3√5, ये इसका हो गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछा था और डायरेक्शन पूछा था। जब भी बोले कि स्पेस में अगर तीनों कंपोनेंट रहेगा वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन बताओ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी बता दिए और डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन बता दिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो गया तो वेक्टर मालूम हो गया, इस तरह से वेक्टर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल if a vector makes angle π/3 and π/n with x-axis y-axis and z-axis respectively. Find the value of n.
find the value of n, n का वैल्यू निकालना है। देखो तो अल्फा दिया हुआ है π/3, बीटा दिया हुआ है π/3 और गामा का वैल्यू π/n, यही n निकालना है कि n क्या होगा। तो एंगल का समेशन कोई रिजल्ट नहीं होता स्पेस में। हाँ, कोसाइन का स्क्वायर का जो समेशन होता है एंगल का, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना का होता है 1 को, तो उसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। एज कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के होता है 1 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना कॉस π/3 कितना होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस कॉस π/3, और इसको अभी रहने दो गामा के ही फॉर्म में, वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया कॉस गामा स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ गया 1/4 यानी 1/2, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर जो गामा हो गया वो कितना आ गया 1/2। स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों सोल्यूशन आएगा ना, तो डैट इज कॉस गामा जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1/2। तो 1/2 कितना के लिए π/4 के लिए। तो एंगल क्या बोले थे कि अल्फा बीटा गामा तीनों 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है, उसके बाहर नहीं, 180 से बड़ा नहीं लेते हैं। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/4 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो -1/√2 कौन देगा 3π/4 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या हो जाएगा, दो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, है ना, एक प्लस एक माइनस वाला। तो एक जो हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/4, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहले भी बताया था ना कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो माइनस देखो तो 1/√2 है, तो -1/√2, तो पहले नेगेटिव साइन भूल जाओ। तो 1/√2 कितना π/4 के लिए मिलेगा, यानी कि माइनस तुम्हारा दूसरा कितना है, दूसरा है माइनस कॉस π/4। अब माइनस कॉस π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना। तो कॉस पाई माइनस π/4 क्या लिखोगे, माइनस कॉस π/4, यानी -1/√2। तो एक 1/√2 और ये -1/√2, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, 90 से बड़ा हो गया 3π/4। तो इसलिए गामा या तो π/4 होगा और नहीं तो इसका वैल्यू 3π/4 होगा, है ना। गामा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एंगल गामा का वैल्यू या तो π/4 होगा या तुम्हारा कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये तो क्या हो गया, n तो है π/n ना, तो π/4 और 3π/4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू या तो 4 मिलेगा और या 4/3 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, अब अगला देखें नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of the resultant of vectors। पहला वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सेकंड वेक्टर है बी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एंड थर्ड वेक्टर सी जो है 3i कैप प्लस j कैप। तो तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। यानी कि उस रिजल्टेंट, हम लोग पहले भी बोले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर को अगर r से रिप्रेजेंट करें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा r, इट इज अ समेशन ऑफ वेक्टर a प्लस b प्लस c, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट की बात कहा, तीनों का सम के बराबर। तो a कितना है 2i कैप, सॉरी i कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी कितना है माइनस आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। सी कितना है 3i कैप प्लस j कैप। सिमिलर कंपोनेंट्स को ऐड कर दे, प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो मिलेगा ना 3, तो 3i कैप। उसी तरह से 2 प्लस 2 4 और उसमें एक j है यानी कि 5 प्लस 5j कैप। k कितना हो गया, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4k कैप। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बोले थे, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r इज, तो हम लोग यूनिट वेक्टर को r कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और r कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर कितना है, वेक्टर है 3i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट तीनों के कंपोनेंट का समेशन, तीनों का कंपोनेंट का स्क्वायर का समेशन। तो x कंपोनेंट है 3 स्क्वायर, y कंपोनेंट है 5 स्क्वायर, और z कंपोनेंट है 4, तो 4 का स्क्वायर, है ना। ये कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 50, ठीक है ना। तो 50 कितना होता है 5√2, नीचे वैल्यू आ गया 5√2, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, इतना भी दे सकते हो, या तीनों कंपोनेंट को अलग कर दो। तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5√2i कैप 1/√2
जे कैप और 4/5/√2 के कैप। ऐसा करो कि सब में 5√2 दिख रहा है, इसमें भी दिखा दो 5√2, तो ऊपर भी क्या लिख दोगे 5। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर के डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If vector A equals 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and vector B सेवन आई कैप प्लस 24j कैप। Find a vector having the same magnitude as vector B and पैरेलल टू वेक्टर है। तो मुझे एक तीसरा वेक्टर चाहिए जिसका कि मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हो। क्या चाहिए? एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर हो, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन जो ए का है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन अलग है क्योंकि इसमें आई जे के तीनों कंपोनेंट, इसमें तो दो ही कंपोनेंट है, डायरेक्शन तो दोनों का अलग है क्लियरली। देखो तो सबसे पहले हम लोग इसका चूंकि डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा ना उस थर्ड वेक्टर में, तो पहले हम लोग वेक्टर ए का डायरेक्शन निकाले, ठीक है ना, यानी यूनिट वेक्टर लिखे, ठीक है ना। तो लिखो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप, यानी कि तो ए कैप कैसे मिलेगा? वेक्टर ए डिवाइडेड विद दियर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? तो अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर माइनस प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 9 + 16 25 और प्लस 25 50, यानी कि 5√2। तो डायरेक्शन इसका जो हो गया वो आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 5√2। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन आ गया, यानी कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल गया मुझे। मैग्नीट्यूड लेकिन वेक्टर बी के बराबर चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या हो गया? देखो तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज, इसको बी से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज अंडर रूट
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जेड कंपोनेंट तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर लिखने से कोई फायदा भी नहीं है, या तो प्लस जीरो स्क्वायर लिखो या छोड़ दो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25 यूनिट। तो इसलिए वो वेक्टर सी कितना हो गया, थर्ड वेक्टर है ना। दस द रिक्वायर्ड वेक्टर सी इज, तो किसी वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे तो उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, साथ में डायरेक्शन भी आ गया। तो बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि बी के बराबर हो, तो बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन जो ए का है वो है, ए के डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो सी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड सी का बी के बराबर है, और डायरेक्शन ये क्या बोल रहा है, ए कैप। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन, यानी सी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए कैप के डायरेक्शन में। तो इस तरह से वेक्टर सी मिल गया जिसका कि मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है और डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है। तो देखो, तो बी कितना है, तो बी है 25 और यूनिट वेक्टर मेरा कितना, ए के तरफ, तो ये है 3 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाई 5 और √2। 5 से जाके डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 5/√2 आ गया। तो ये कितना हो गया, जो सी वेक्टर जो हो गया 15, 1/√2 तो कॉमन ही हो जाएगा, 1/√2 कॉमन कर लेते हैं, इनटू कितना 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप -25 की कैप, है ना। इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। Four forces are acting on a particle. One forces of magnitude 3 Newton is directed upward. मतलब ये ऊपर की तरफ से। Another is directed (37° east of north). Having magnitude 5 unit.
and third is directed in southwest direction. Is of magnitude 4√2 unit and fourth force is root under 5 Newton. If the particle is in equilibrium, find the value of n. ठीक है, सॉल्व करो तो क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज इक्विलिब्रियम, पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स करने का मतलब क्या गया, उस पर टोटल सम ऑफ फोर्स क्या है, 0। ठीक है, तो फोर्सेस तुम्हारा स्पेस में एक्ट कर रहा है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना, बाई एक्सिस के तरफ नॉर्थ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस के तरफ ईस्ट दिखाते हैं, नेगेटिव एक्स के तरफ वेस्ट हो गया और नेगेटिव बाई एक्सिस के तरफ साउथ हो गया। इधर एक्स एक्सिस बोले और इधर हम लोग क्या बोले, बाई एक्सिस बोले। तो जेड एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस इस प्लेन के बाहर है, यानी कि एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी वर्टिकली अपवार्ड। ठीक है ना, बोर्ड को ऐसे घुमा दो 90 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा बोर्ड। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ ऊपर आ जाएगा जेड एक्सिस और नीचे आ जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस और अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो देखो तो यहाँ पे बोलता है फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, वन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अपवर्ड करने मतलब इधर अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि पहला जो फोर्स F1 जो हो गया उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और जेड एक्सिस की तरफ है, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, के कैप। तो पहला फोर्स आ गया 3 के कैप न्यूटन, ये हुआ पहला। अनदर इज डायरेक्टेड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, इधर 37 डिग्री, एक फोर्स इधर है 37 डिग्री पे, कौन, F2। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 5 न्यूटन का ये फोर्स है। तो बताओ, बाई एक्सिस से 37 डिग्री एंगल है, तो बाई एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट और एक्स एक्सिस पे साइन कंपोनेंट, और इसका टेल ऑरिजिन पे है और हेड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो F2 को क्या लिखेंगे, F2 हो जाएगा 5 मैग्नीट्यूड उसका, और एक्स एक्सिस पे साइन, क्योंकि बाई एक्सिस से ना 37 है तो एक्स पे साइन कंपोनेंट जाएगा, साइन 37 आई कैप और 5 कॉस
आएगा बाई एक्सिस पे कंपोनेंट, क्योंकि बाई एक्सिस से 37 बना रहा है। तो 5 cos 37 जे कैप, यानी कि इसका वैल्यू मेरा कितना हो गया, तो 5 sin 37 होता है 3/5 और cos 37 4/5, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दूसरा फोर्स आ गया है ना, कंपोनेंट फॉर्म में i j k के टर्म्स में हम लोग लिखते जा रहे हैं। थर्ड इज डायरेक्टेड इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट करने का मतलब क्या गया, एग्जैक्टली इसके बीच में 45 डिग्री पे ना, ये एंगल क्या है 45 है, चाहे इधर से एंगल x एक्सिस से दो 45, दोनों के बीच में कौन है F3। मैग्नीट्यूड कितना है 4√2 है, 4√2 है इसका मैग्नीट्यूड। तो F3 क्या है, F3 हो गया, चलो x एक्सिस से ही एंगल लेके सॉल्व करें, तो x एक्सिस से इसका एंगल 45 डिग्री, तो x पे cos कंपोनेंट और y पे sin कंपोनेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हेड है तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होगा। क्या लिखेंगे, -4√2 cos 45 i कैप, -4√2 cos 45 i कैप, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये भी नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों कंपोनेंट इसका मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उधर साइन कंपोनेंट जाएगा, तो -4√2 sin 45 कितना j कैप, तो 1/√2 इसका वैल्यू होता है, तो -4i कैप -4j कैप, ये आ गया मेरा थर्ड फोर्स। एंड फोर्थ फोर्स इज 5 कितना है √n न्यूटन। फाइंड द, और क्या बोल रहा है, इफ द पार्टिकल इक्विलिब्रियम, तो n का वैल्यू निकालना है। तो ये बताओ चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड का समेशन क्या होगा, 0 होगा ना, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए टोटल सम ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर। जब बोले कि वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस सारे का रिजल्टेंट क्या है, जितना भी है वो सब का रिजल्टेंट 0 वेक्टर। तब यहाँ से देखो F1 कितना, F1 तो 3k कैप है, F2 कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, यह है F2। F3 कितना -4i कैप -4j कैप, -4i कैप -4j कैप और प्लस F4 0, सबको उधर कर देते हैं तो इससे F4 आ जाएगा। तो फोर्थ जो फोर्स है वो कितना हो गया, तो देखो तो 3i कैप में से 4i कैप सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस, तो यानी कि ये तुम्हारा -i कैप इधर हो जाता तो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो i कैप। अब j कैप का टर्म देखो, प्लस 4j कैप और -4j कैप, ये दोनों कैंसिल हो गया, खत्म हो गया j वाला टर्म। अब k बचा, इधर प्लस 3k कैप है तो उधर जाएगा तो -3k कैप। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे मेरा फोर्स आ गया, ये कितना आ गया, i कैप -3k कैप न्यूटन, इतना मेरा फोर्स हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, देयरफॉर F4 मैग्नीट्यूड जो होता है √1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये कितना दिया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिया हुआ फोर्थ फोर्स का √5n, तो ये √, कितना हो गया 10, तो यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 2। यही मुझे क्या निकालना था, n का वैल्यू निकालना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो
आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। फिर अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट पे हम लोग जाएंगे। वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर वेक्टर के बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या वेक्टर वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।